की एक और इंतहाई अहम थ्योरी की इस थ्योरी का नाम है मार्क्सिज़्म। इस अप्रोच के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बग़ैर मज़ीद किसी डिले के ताक़ुफ़ के हम आते हैं अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ। देखिए, मार्क्सिज़्म जो है ना, ये तकरीबन 19th सेंचुरी में इसने परवान चढ़ी। मतलब 1800 जिसको हम 19th सेंचुरी कहते हैं, जिसको 1800 समथिंग, अगर आप उसको इस तरीके से समझना चाहते हैं तो जो 1800 की सेंचुरी आती है वो 19th सेंचुरी कंसिडर होती है। इसने क्या किया कि इसने वर्किंग क्लास और सोसाइटी के रिलेशंस को एक्सप्लेन किया, अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस उसमें क्या क्या थे उसके बारे में इसने बड़ी तफसील से बात की है। इसने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, रियलिटी के बारे में बात की है कि उसका फिर सोसाइटी और इंडिविजुअल का आपस में क्या ताल्लुक़ होता है। इन तमाम चीज़ों को इसने देखने की एक बिल्कुल ही डिफरेंट लेंस से देखने की कोशिश की है। अगर आप मार्क्सिज़्म को देखें तो कार्ल मार्क्स जो थे वो इसके बानियों में से हैं, इसके बानी बल्कि वो हैं। उनका वो पैदा हुए थे 1818 में जर्मनी में। उनकी राइटिंग्स जितनी भी थी वो मार्क्सिज़्म के लिए बुनियादी या कलीदी किरदार अदा करती हैं। और इनका इंतकाल हुआ था 1883 में, 1883 में इनका इंतकाल हुआ था। अब ये क्या करते हैं, अगर आप मार्क्सिज़्म को समझे तो ये मार्क्सिज़्म ये करता है कि हमारा जो मकाम है सोसाइटी में, ये कहता है कि हमारा वो मकाम सोसाइटी में हमारे शऊर को, कॉन्शियसनेस को डिटरमिन करता है। जो भी हमारा मकाम है, हमारा कॉन्शियसनेस इस चीज़ को डिटरमिन कर रहा होता है। फिर इसमें एक और बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की डिस्कशन आ जाती है कि जो टेक्स्ट हम पढ़ते हैं, चाहे वो अखबारात हैं, चाहे वो किताबें हैं, चाहे वो जो भी कुछ है, वो उस टेक्स्ट और सोसाइटी के बीच में रिलेशनशिप को भी हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर जैसा टेक्स्ट आता है तो क्या उसका क्या रिलेशनशिप है। इसको आगे जाके हम थोड़ा सा देखेंगे। फिर इसमें क्लास रिलेशंस पे बात होती है और सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, मतलब एक अपर क्लास है, एक लोअर क्लास है, एक मिडिल क्लास है, इन क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप्स क्या होता है और सोसाइटी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसके बारे में मार्क्सिज़्म बड़े डिटेल के साथ बात कर रहा होता है। फिर इसमें जो आपको कहते हैं कि ये एक और ये भी बात करते हैं कि जो इंसान या लोगों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, असल में वो उनकी शऊर को या उनकी जो भी वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, उनको शेप करते हैं। कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, तो उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो लोगों की कॉन्शियसनेस को शेप करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब अगर हम मार्क्स के जो कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं उनको देखें तो एक तो उनके लिटरेरी वर्क्स में जर्मन आइडियोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल आपको नज़र आता है, जो कि डेफिनेटली जर्मनी में वो थे तो उनकी जर्मन जो आइडियोलॉजी थी उसके बारे में उन्होंने बात की है, उसको क्रिटिसाइज़ भी किया है, उसकी कुछ चीज़ों को अप्रिशिएट भी किया है। दूसरा जो उनका काम था वो था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और तीसरा जो उनका काम था वो था डास कैपिटल। अब इसमें जो जर्मन आइडियोलॉजी के हवाले से 1945 में जो वो द जर्मन आइडियोलॉजी पे जब वो बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कॉन्शियसनेस जो होता है ना, ये आपकी ज़िंदगी को डिटरमिन नहीं करता, बल्कि आपकी ज़िंदगी आपके कॉन्शियसनेस को डिटरमिन करती है। ये बड़ा बारीक नुक्ता है। इसमें उनका मतलब ये है कि मैटर जो होता है वो पहले आता है और आइडियाज़ मैटर के बाद आते हैं। मतलब आपका जो कॉन्शियसनेस है वो पहले नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी को डिटरमिन नहीं करता, बल्कि जो आपकी ज़िंदगी है विच इज़ मटीरियल लाइफ, ये आपके कॉन्शियसनेस को या आपके बिलीव्स को, आपके अकायद को, आपके वैल्यूज़ को डिटरमिन करता है। फिर वो कहते हैं कि ह्यूमंस अपने आप को खुद डिफ़ाइन करते हैं, इनको डिफ़ाइन कोई और नहीं करता, ये इंसान ही है जो अपने आप को खुद डिटरमिन करते हैं। फिर इसके बाद वो कहते हैं जो लैंग्वेज हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं ना किसी भी चीज़ के बारे में, वो आराम से हमारे कॉन्शियसनेस को, हमारे कॉन्सेप्ट्स को, हमारे आइडियाज़ को बिल्ड करता है।
जो लैंग्वेज, जिस भी किस्म की लैंग्वेज हम यूज़ करें, इसका फिर उसमें टेक्स्ट का क्रिटिकल एनालिसिस भी न्यू मार्क्सिस्ट स्कूल में बहुत ज़्यादा आ जाता है। फ्रैंकफर्ट स्कूल में उसकी एक बड़ी बात आ जाती है कि टेक्स्ट को वो एनालाइज करता है। एक बात आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इन तीनों अप्रोचेस को समझे तो वहाँ पे यूनिट ऑफ एनालिसिस रियलिज्म में स्टेट था, लिबरलिज्म में आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस इंडिविजुअल था, जबकि यहाँ पे आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस क्लास है मार्क्सिज्म के अंदर। इन बड़ी बड़ी चीज़ों को आप थोड़ा जहन में रखेंगे तो आपको आसानी होगी। फिर इसके जो बुनियादी बिलीफ्स हैं मार्क्सिज्म के, उसमें तो एक तो ये करता है कि सोसाइटी जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम के नतीजे में प्रोग्रेस करती है। कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम सोसाइटी को प्रोग्रेशन में हेल्प करता है, जिसमें वो कहता है कि जब फ्यूडल सोसाइटी थी तो उस वक्त जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो फ्यूडल सोसाइटी के नतीजे में डेवलप हुआ था, जिसमें कि दहकान का और लैंड ऑनर का जो था आपस में रिलेशनशिप था। फिर उसके बाद उसने जन्म दिया कैपिटलिस्ट सोसाइटी को, और अब कैपिटलिस्ट सोसाइटी मार्क्सिज्म को जन्म देगी। तो असल में वो इन बिलीव्स के हवाले से बात करता है। फिर वो मुख्तलिफ और इस हवाले से वो आगे जाता है। इसमें एक और इंतहाई अहम बात वो ये करता है कि एक आपकी सोसाइटी के अंदर बेस होती है और एक सुपर स्ट्रक्चर होता है। अब बेस वो ये कहता है कि ये आपके तमाम के तमाम ह्यूमन एक्शंस को तक़वियत भी पहुंचाता है, और ये आपके ह्यूमन एक्शंस को कंट्रोल, इंस्टीट्यूशंस को और ह्यूमन एक्शंस को कंट्रोल भी करता है, और आइडियोलॉजीज़ को भी कंट्रोल करता है ये बेस। और इसकी बुनियाद पे एक सुपर स्ट्रक्चर बनता है जो फिर इन्हीं चीज़ों को आगे जाके मज़ीद तक़वियत बख्शता है सोसाइटी के अंदर। जैसे कि आपके सोशल और लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपकी जो आइडियोलॉजी होती है, आपके जो इंस्टीट्यूशंस जो प्रिमिटिव अंदाज में सोसाइटी में मौजूद थे, फिर उसको लीगल इंस्टीट्यूशंस का एक दर्जा दे दिया गया। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस उसने एक उसी तरीके से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ने उसके अंदर जो है वो एक तक़वियत जो है वो उसको मिली है। फिर एजुकेशनल सिस्टम जो सोसाइटी के अंदर मौजूद है, वो एजुकेशनल सिस्टम या वो रिलीजन जो है, जो भी सोसाइटी का है, वो सुपर स्ट्रक्चर का एक हिस्सा बनता है। और आर्ट भी उसके अंदर जो है वो एक इंतहाई ज़रूरी या अहम रोल प्ले करता है। तो वो एजुकेशन सिस्टम, रिलीजन या आर्ट जो है वो आपके, और पॉलिटिकल सिस्टम जो है या लीगल इंस्टीट्यूशंस जो है, ये आपके सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं। लेकिन इस सुपर स्ट्रक्चर से पहले आपकी एक बेस मौजूद होती है जो कि तमाम के तमाम ह्यूमन और इंस्टीट्यूशंस और आइडियोलॉजीज़ को कंट्रोल करती है। वो बेस में वो पनप रही होती हैं, तो उसके पनपने के नतीजे में फिर एक सुपर स्ट्रक्चर वजूद में आता है। ये उसके हवाले से सोसाइटी का एक पर्सपेक्टिव वो आपके सामने रखता है कि सोसाइटी में आपको जितने भी सुपर स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं वो असल में मुख्तलिफ रवैयों के नतीजे में, और वो रवैये जो है वो उसको बनाने में हेल्प करते हैं उस सुपर स्ट्रक्चर को। तो जो सुपर स्ट्रक्चर होता है वो उसी डोमिनेंट क्लासेस को सर्व करने के लिए होते हैं। ये है मार्क्सिज्म में एक मुसल्लमा किस्म की एक चीज़ मार्क्सिज्म के अंदर ये है। अब जब वो हिस्टोरिकल पीरियड्स को देखते हैं तो हिस्टोरिकल पीरियड्स में वो पहले कहते हैं कि फ्यूडलिज्म था, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जागीरदाराना निज़ाम था। उस जागीरदाराना निज़ाम में जागीरदार और उसके दहकान या उसके मज़ारी या जो उसके मज़ारे थे, उसके बीच में जो रिलेशनशिप था, उसने सोसाइटल सिस्टम को तक़वियत पहुंचाई थी। उस वक्त जो भी स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आते थे वो जागीरदार को सपोर्ट करने के लिए होते थे, जागीरदाराना निज़ाम को परपेचुएट करने के लिए होते थे। फिर उसके बाद जागीरदाराना निज़ाम ने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो कहते हैं कि कैपिटलिज़म को जन्म दिया। तो अब जो कैपिटलिज़म है, यहाँ पे प्रोडक्शन होती है फॉर प्रॉफिट। कैपिटलिस्ट सोसाइटी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ ही वजूद में आनी शुरू हो गई थी। तो फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ दुनिया आई थी, और उसमें फिर प्रोडक्शन को प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब उसमें वो प्रॉफिट के लिए वो कहता है कि जो प्रॉफिट आप कैपिटलिस्ट कमाता है, असल में ये वो प्रॉफिट है जो वो मज़दूर की मज़दूरी पे कट लगाता है, क्योंकि मज़दूर की मज़दूरी
जितनी बनती है अगर वो उतनी नहीं देते तो बाकी सारा सरप्लस वैल्यू में चला जाता है, वही सरप्लस वैल्यू जो है वो प्रॉफिट आ जाती है। तो अगर ये मज़दूर को उसकी मज़दूरी टाइम पे मिलेगी तो ये प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं होगा। और प्रॉफिट जो है वो प्राइवेट ऑनरशिप को उसने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, वो मिनिमम प्रॉफिट की बात करता है, बल्कि ज़ीरो प्रॉफिट की वो बात करते हैं। इसके नतीजे में सोशलिज़म ये कहता है कि अब ये जो प्रॉफिट वाला सिस्टम है जिसने सोसाइटी में बिगाड़ पैदा कर दी है, एक ख़ास तबका ऊपर है, उन तबकों को हम जाके बाद में भी डिस्कस करेंगे, ख़ास तबका ऊपर है और वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट कर रहा है। उसके नतीजे में ये वर्कर जो है या वर्किंग क्लास जो है ये सोशलिज़म बर्पा करेंगे। और जब सोशलिज़म बर्पा होगा दुनिया के अंदर या एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन के अंदर, तो वहाँ पे सोशल ऑनरशिप आ जाएगी। तो जब सोशल ऑनरशिप आएगी तो प्राइवेट ऑनरशिप वाला कॉन्सेप्ट निगेट हो जाता है। अब प्राइवेट ऑनरशिप में कैपिटलिस्ट के पास, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास मींस ऑफ प्रोडक्शन की ऑनरशिप थी, तभी वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी। लेकिन ये जब सोशल ऑनरशिप आएगी तो ये मींस ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट ऑनरशिप को ख़त्म करके सोसाइटी को दे दिए जाएंगे और सोसाइटी डेफिनेटली उसको फिर रूल करेगी और सबसे उसकी जो सलाहियत होगी उसके मुताबिक काम लिया जाएगा और जो जिसका जितना हक बनेगा उसके मुताबिक उनमें वो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ताकि उनकी तमाम ज़रूरियात जो है वो फुलफिल्ड हो सकें। और फिर एक चौथी स्टेज आएगी, वो होगी कम्युनिज़म। तो उसमें वो कम्युनिज़म को वो कहते हैं कि ये हमारी सोसाइटी का एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए, जिसको कि वो वर्कर्स पैराडाइज कहते हैं कि मज़दूर जितना भी काम करेगा उसके ऊपर ही स्टेट रियासत खर्च करेगी। वो जितना भी प्रोडक्शन होगी मज़दूर काम करेंगे, प्रोडक्शन होगी, जितना प्रॉफिट होगा वो प्राइवेट प्रॉफिट लोग नहीं लेंगे, प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो सोशलिज़म के बाद जब सोशल ऑनरशिप आएगी तो उसके बाद कम्युनिज़म आएगा और सबको जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चीज़ों की मिलेगी। और वो जो सुपर स्ट्रक्चर को तक़वियत देने वाली चीज़ें हैं उसमें वो फैमिली इंस्टीट्यूशन को भी हिट करता है, उसमें वो और बहुत सारी। तो वो कहता है कि जितने भी आपके सोसाइटल स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे के सारे हिट हो जाएंगे जब आप इन प्राइवेट ऑनरशिप को ख़त्म करेंगे और आप सोशल ऑनरशिप लेके आएंगे और कम्युनिज़म की तरफ जाएंगे। तो जितने भी आपके इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी के अंदर तो वो तमाम के तमाम ख़त्म हो जाएंगे, चाहे वो फैमिली इंस्टीट्यूशन है या जो भी है वो ख़त्म हो जाएगा और कम्युनिज़म का एक कॉन्सेप्ट होगा, कम्युनिटी सब कुछ ओन करेगी। उसके बाद जनाब अब अगर आप देखें तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 में आया था उसमें फिर वो प्रोलेटेरिएट की बात करते हैं। कुछ लोग इसको प्रोलेटेरिएट भी प्रोनाउंस करते हैं, कुछ प्रोलेटेरिएट कहते हैं। दोनों प्रोनाउंसिएशंस जो है वो इक्वली यूज़ होती हैं, तो आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो प्रोलेटेरिएट होते हैं ये वर्किंग क्लास होती है, वर्कर्स होते हैं, इनके पास मींस ऑफ प्रोडक्शन नहीं होते, ऑनरशिप इनके पास नहीं होती, ठीक है ना। तो मींस ऑफ प्रोडक्शन की ऑनरशिप इनके पास नहीं है, जो कि जबकि जो बुर्जुआ है, बुर्जुआजी में कुछ लोग इसको कहते हैं, कुछ बुर्जुआ कहते हैं। तो जो बुर्जुआ है वो वेल्थी क्लास होती है और वो सोसाइटी को रूल करती है और इसमें मिडिल क्लास जो है वो भी आ जाती है। तो वो सोसाइटी को रूल करती है और वो एलीट के बिहाफ पे इस वर्कर्स को कंट्रोल करने का एक काम करती है। अब जब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने फिर मज़ीद क्या किया कि जितनी भी हिस्ट्री है वो कहते हैं कि आप जब इसको देखते हैं तो एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़ में अभी तक हिस्ट्री को अगर आप उनकी देखें तो ये क्लास स्ट्रगल है। गरीब क्लास अमीर के ख़िलाफ़ एक स्ट्रगल में मुब्तला है अपने हकूक़ छीनने के लिए या हासिल करने के लिए। तो हिस्ट्री को वो क्लास स्ट्रगल के अंदर देखते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो बुर्जुआजी है या बुर्जुआ है और कैपिटलिस्ट हैं, इन्होंने बड़े तरीके से कामयाबी के साथ जो है वो वर्किंग क्लास को या प्रोलेटेरिएट को इंस्लेव किया हुआ है अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के चक्कर में। इनको झांसा देके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ उनके लिए लेके आए हैं और इनको इंस्लेव किया हुआ है अपनी पॉलिसीज़ के नतीजे में। तो ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो आप अगर देखें तो एक बुनियादी जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि अमीरों ने मींस ऑफ प्रोडक्शन को काबू करके ऐसे रूल्स बना दिए जिससे गरीब जो है वो 2 वक्त की रोटी के लिए उन पर डिपेंडेंट है और वो मोहताज हैं, एक किस्म से स्लेवरी में वो काम कर रहे हैं। अब ये जो डास कैपिटल इनका 1867 में आया था, फिर वो 20th सेंचुरी का जो मार्क्सिज्म था
सोशलिज़म या कम्युनिज़म था, उसकी बुनियाद उसने भी उसमें किरदार अदा किया है और अहम किरदार अदा किया है। फिर वो कहते हैं कि हिस्ट्री जो है उसमें वो असल में ये एक अंडरस्टैंडिंग है लोगों के एक्शंस के, लोगों के अकायद, बिलीव्स के और इकोनॉमिक कंडीशंस की। तो अगर आप हिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को समझें कि लोगों के एक्शंस क्या थे, लोगों के अकायद क्या थे और इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थे। इन तमाम चीज़ों ने हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में आपको बड़ा अहम किरदार अदा करना है। ये उसके हवाले से एक बात वो कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि सोशल रिलेशनशिप का एक ऐसा पेचीदा इंट्रिकेट वेब है जो कि लोगों को जो है वो एंगेज किए हुए रखता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में। ये सोशल रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली भी वो हो सकती है, बाकी बिरादरी भी हो सकती है और उससे बढ़ के आप कम्युनिटी के लेवल पे आ जाते हैं तो वो एक ऐसा रिलेशनशिप का एक वेब है जो लोगों को इन तमाम चीज़ों पे या स्लेवरी पे मजबूर करता है और लोग जो है वो मॉडर्न स्लेवरी को इस वजह से, सोशल रिलेशनशिप के इस इंट्रिकेट वेब की वजह से एक्सेप्ट करते हैं। ये एक और अहम बात दास कैपिटल के अंदर वो कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जो आपकी आइडियोलॉजी होती है किसी भी सोसाइटी की, तो जैसे कि बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, कल्चर है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ये आपकी अपर क्लास डिटरमिन करती है लोअर क्लास के लिए, और लोअर क्लास से काम लेने के लिए ये तमाम चीज़ें जिनको वो चोंचले समझते हैं ये छोड़े जाते हैं। क्रिटिसिज्म इस पे बहुत ज़्यादा गहरी क्रिटिसिज्म है, लेकिन ये आइडियोलॉजी या ये थीरी जो थी ये बड़ी पावरफुल थीरी थी। इस्लाम के बाद अगर कोई थीरी इतनी ज़्यादा मकबूलियत और पजीराई किसी को मिली थी तो वो सोशलिज़म था। बाद में इसके फ्लॉज को हम डिस्कस करेंगे तो ये नाकाम हो गई, लेकिन इसके अंदर जो बातें थी उस वक्त लोगों ने इसको बहुत बाय किया अपने हालात को देखते हुए। और वो कहते हैं कि इसी रिलेशनशिप जो इन्होंने अपर क्लास ने डिटरमिन किया है, इन चीज़ों को दिया हुआ है, इन टूल्स को, बिलीव्स को, वैल्यूज़ को, कल्चर्स को यूज़ करते हुए अमीर अमीर तर होता जाता है और गरीब गरीब तर होता जाता है। तो ये एक और उसकी एक आप इसको कह सकते हैं कि एजम्पशन थी या एक उनका जो था एक क्लेम था। फिर इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, तो अगर आप देखते हैं तो जीके प्लेहनोव जो थे, जीके प्लेहनोव, उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को ट्रांसलेट किया रशिया के अंदर, रशियन लैंग्वेज के अंदर। फिर रशिया वो पहला मुल्क बना 20th सेंचुरी रशिया, और फिर 19th और 20th सेंचुरी रशिया वो पहला मुल्क बना जिसमें इन ख़यालात को बड़ी पजीराई मिली, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में तो बहुत ज़्यादा इसको पजीराई मिली और वहाँ पे मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी जो थी वो प्रमोट हुई। फिर लियोन ट्रॉट्स्की थे, लेनिन थे, जो थे वो उन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा जो था वो इसको प्रमोट किया रशिया के अंदर। फिर जॉर्ज लुकाकस थे, इन्होंने रिफ्लेक्शनिज़म पे बात की, और वो रिफ्लेक्शनिज़म में वो ये कहते हैं कि जो भी एनालिसिस होता है, लिटरेरी एनालिसिस टेक्स्ट का जो होता है वो सोसाइटी के कॉन्शियसनेस को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप लिटरेरी टेक्स्ट का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सोसाइटी क्या सोचती है, कैसे कैसे जार्गन्स, कैसे कैसे वर्ड्स वो यूज़ करती है और वो सोसाइटी क्या सोचती है। तो इस हवाले से अगर आप कैपिटलिस्ट सोसाइटी को देखेंगे तो उनका लिटरेचर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएगा जो कि अल्टीमेटली आपको अवामुन्नास को इस बात पे माइल किया जाएगा कि ये जो सिस्टम है ये सबसे अच्छा है और यही इसी में उनका फ़ायदा है। और अगर आप इस तरीके से किसी रिलीजियस कम्युनिटी को देखेंगे तो वो जो रिलीजियस टेक्स्ट उस कैपिटलिस्ट कम्युनिटी का होगा, वो रिलीजियस टेक्स्ट भी अल्टीमेटली उन अमीरों की जो है वो पजीराई करेगा। ऐसे ऐसे चीज़ें क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर उन्होंने आइडेंटिफाई की है कि वो अल्टीमेटली या तो वो फ्यूडल लॉर्ड्स को सपोर्ट करते थे डिवाइन अथॉरिटी के उस क्लॉज को यूज़ करते हुए, या फिर वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी को, कैपिटलिज्म को या कैपिटलिस्ट को, इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास को सपोर्ट करते थे। तो वो रिफ्लेक्शनिज़म वहाँ से एक चीज़ आई है। और फिर उसमें जनाब इसमें फिर फ्रैंकफर्ट स्कूल भी एक अहम किरदार इसी में उसने
अदा किया हुआ है। और वो कहते हैं कि जो टेक्स्ट होता है वो कल्चर्स के फ्रेगमेंटेशंस की बात को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन उन कल्चर्स को एज अ होल आपके सामने प्रेजेंट नहीं करता। कल्चर को फ्रेगमेंटेड फॉर्म में आपके सामने वो प्रेजेंट करता है वो टेक्स्ट। तो ये एक क्रिटिक इसके ऊपर आई थी। फिर इसमें एंटोनियो ग्राम्स्की जो थे उनकी भी बातें आ जाती थी। वो कहते हैं कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, सोसाइटी और या स्ट्रक्चर और बेस के बीच में जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, और इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को इस तरीके से बुना गया है कि वो अल्टीमेटली जो बुर्जुआ है उनके प्रॉब्लम्स को या उनके इंटरेस्ट को सर्व करता है, और जो प्रोलेटरेट है उनके प्रॉब्लम्स को वो एड्रेस नहीं करता। और इस तरीके से वो ग्राम्स्की कहते हैं कि एक हेजेमनी सोसाइटी के अंदर क्रिएट हो जाती है जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास की है या बुर्जुआ की है, वो हेजेमनी आ जाती है। और ये असल में जो इकोनॉमिक बेस होती है उसके सस्टेनर्स होते हैं, क्योंकि अगर इस इकोनॉमिक बेस को डिसरप्ट किया जाता है तो जो इससे बेनिफिट लेने वाले लोग होते हैं बुर्जुआ और उनके जो ओन करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या पहले जो फ्यूडल्स थे, वो इसको फिर एक टाइप ऑफ नुकसान में जाते हैं। तो इसको वो इस तरीके से सस्टेन रखने की कोशिश करते हैं कि जो वर्किंग क्लास काम करके उनको प्रॉफिट पहुंचा रही है वो काम करती रहे, खुशी से काम करती रहे, बल्कि उसको बाज़ औक़ात अपना कौमी फरीज़ा, अपना मजहबी फरीज़ा समझ के वो काम करती रहे। लेकिन अल्टीमेटली वो जो बड़े हैं, जो अमीर हैं, वो अमीर होते जाएं, और वो सिस्टम, जिस सिस्टम के ज़रिए से वो ये बने थे, सुपर स्ट्रक्चर जो इन्होंने डेवलप किया था, वो सस्टेन्ड रहे। ठीक है, उसको कोई जो है चैलेंज ना करे। तो फिर वो कहते हैं कि लिटरेचर जो है वो एक्चुअली उसका जो मेन कंसर्न होता है वो बुर्जुआ होते हैं, उनके इंटरेस्ट को सर्व करना होता है। लिटरेचर का जो कंसर्न होता है वो आम लोग नहीं होते। आजकल के दौर में या मॉडर्न टाइम्स में अगर आप मार्क्सिस्ट थीरिस्ट को देखते हैं तो उसमें आपके पास फ्रेडरिक जेम्सन जो है उनका नाम आता है, और वो भी टेक्स्ट के हवाले से बात करते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये फिर ज़्यादा लिटरेरी डिस्कशन हो जाएगी। ये असल में इंटरनेशनल सिस्टम की भी एक बात आ रही है इसमें, तो इसमें क्लासेस की बात हो रही है, और जो भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी या कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ने जिस तरह दुनिया के स्ट्रक्चर को, सुपर स्ट्रक्चर को खड़ा किया हुआ है, फिर मार्क्सिज्म जो है या न्यू मार्क्सिज्म जो है वो फिर इवन उस स्टेट से, क्लासेस से निकल के जब आप मॉडर्न टाइम में देखते हैं तो फिर वो आपको उस मॉडर्न सिस्टम को, मॉडर्न वर्ल्ड को भी न्यू मार्क्सिस्ट जो है वो फिर कोर और सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी के हवाले से वो डिस्कशन में डाल के वो कहते हैं कि कोर कंट्रीज़ डेवलप हो जाती हैं। कोर कंट्रीज़ जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो होती हैं, और एक पेरिफेरी कंट्रीज़ होती हैं। तो जो पेरिफेरी होती है, पेरिफेरी असल में उन कोर कंट्रीज़ की इंडस्ट्री को सस्टेन करने के लिए जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके रॉ मटेरियल को एक्सप्लॉइट किया जाता है कोर की तरफ। और इसमें एक सेमी पेरिफेरी होती है, वो सेमी पेरिफेरी एक्सप्लॉइट हो रही होती है बाय द कोर, लेकिन एट द सेम टाइम वो एक्सप्लॉइट कर रही होती है पेरिफेरी को भी। तो पेरिफेरी को दोनों, सेमी पेरिफेरी वाली कंट्रीज़ और कोर कंट्रीज़ दोनों जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, जबकि पेरिफेरी जो है वो दोनों से एक्सप्लॉइट हो रही होती है और कोर दोनों से फ़ायदा ले रहा होता है। तो ये एक फिर न्यू मार्क्सिस्ट के नतीजे में फिर वो एक चीज़ वजूद में आती है। फिर बाद में ये जो कोर कंट्रीज़ होती हैं, असल में जो कोर होती हैं, तो जो पेरिफेरी, सेमी पेरिफेरी होती है, ये कोर में कन्वर्ट हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और एक नया जो कोर होता है वो एक सेमी पेरिफेरी हो जाती है, और जो पेरिफेरी होती है वो सेमी पेरिफेरी हो जाती है, और एक और पेरिफेरी डेवलप हो जाती है। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि जो अमीर ममालिक होते हैं, उन अमीर ममालिक के अमीरों का गरीब ममालिक के अमीरों के साथ ताल्लुक़ होता है, और गरीब ममालिक के अमीर या एलीट क्लास उन गरीब ममालिक को रूल कर रहे होते हैं। तो अमीर ममालिक के अमीर गरीब ममालिक के अमीरों के साथ मिल के गरीब ममालिक के रिसोर्सेज को प्लंडर कर रहे होते हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी बेनिफिट के लिए। लेकिन उसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है ना अमीर ममालिक के अंदर जो
थोड़े से गरीब तबका है, वर्किंग क्लास है, ना उनको मिल रहा होता है, और ना गरीब ममालिक के अंदर जो गरीब वर्किंग क्लास है उनको भी नहीं मिल रहा होता। तो ये फिर आपको एक न्यू मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर आपको ये वाली चीज़ें जो है वो मिलती हैं। फिर इसमें टेरी एगैलिटन का नाम भी काबिल ज़िक्र है। आजकल के जो मार्क्सिस्ट हैं उसमें इनका भी नाम काबिल ज़िक्र है, उसको भी आप फिर जाके पढ़ सकते हैं अगर आपको इन डेप्थ इन चीज़ों को पढ़ना है। जैसा कि मैंने बताया था कि फ़िलासफ़र्स की इंशाल्लाह में ये मेन सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। फ़िलासफ़र्स के हवाले से वन बाय वन एक एक फ़िलासफ़र को हम लेके फिर पढ़ेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे कि उनकी क्या फ़िलासफ़ी थी, उनके हालात क्या थे। फिर वो चीज़ें आप इनके साथ मिला के देखेंगे तो आपको वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। अब मार्क्सिज़म के एजम्पशंस क्या हैं? बुनियादी तौर पर मार्क्सिज़म जो है वो लिटरेरी थीरी नहीं है, आप इस बात को समझें। ये क्लास स्ट्रगल के हवाले से इकोनॉमिक थीरी है। ये इकोनॉमिक जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके हवाले से जो एक्सप्लॉइटेड क्लास है और एक्सप्लॉइटर्स जो हैं उनके रिलेशनशिप के हवाले से वो बात कर रही है। लेकिन उसी के अंदर एक मेन चीज़ फिर उसकी आ जाती है लिटरेचर का एवेलुएट करना, तो उसका क्रिटिकल एनालिसिस देना, क्योंकि वो भी एक टूल है उनके हाथ में। तो इस वजह से हम लिटरेचर को इंटरप्रेट करना भी मार्क्सिज़म की एक बुनियादी एजम्पशन में आ जाती है कि वो लिटरेचर को भी इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन असल में ये एक सेट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आइडियाज़ है, ठीक है। और इसको इसका मेन कंसर्न उसके साथ है, और मोर इम्पॉर्टेंटली ये चाहती है कि जो सोशल स्ट्रक्चर है दुनिया के अंदर उसको चेंज किया जाए, टू चेंज द वर्ल्ड। इसका मेन काम ये है। अब वो ज़ैली तफसीलात में जब जाते हैं तो फिर उसमें लिटरेचर के ऊपर भी वो डिस्कशन में आ जाती है, क्योंकि अगर आप क्लासलेस सोसाइटी की तरफ असल में ये जाने की तरफ बात करती है मार्क्सिज़म, तो क्लासलेस सोसाइटी में वो ये कहते हैं कि ये बात नहीं है कि ये कंट्री ए जो है वो कंट्री बी का दुश्मन है, बल्कि क्लास, अपर क्लास लोअर क्लास का असल में दुश्मन है। असल एक्सप्लॉइटर अब क्लासेस हैं, कंट्रीज़ नहीं हैं। उन कंट्रीज़ में एक क्लास ज़्यादा होगी अमीर, तो वो दूसरे बाकी तमाम गरीब ममालिक, क्योंकि उनमें गरीबों की क्लास ज़्यादा है, उनको एक्सप्लॉइट कर रहा होता है। लेकिन असल में तो एक्सप्लॉइटेशन ह्यूमन बींग्स की हो रही है और लोअर क्लास की हो रही है। अपर क्लास जो है उसकी एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो रही। और ये बात बहुत ज़्यादा अपनी जगह जो है अहमियत रखती है। अगर आप इसको इस लेंस से देखेंगे, क्लासेस के लेंस से देखेंगे कि दो ममालिक के आपस में दुश्मनियाँ नहीं हैं, दो क्लासेस की आपस में दुश्मनियाँ हैं। अगर किसी अमीर मुल्क ने, किसी कैपिटलिस्ट मुल्क ने किसी गरीब मुल्क पे अटैक कर दिया, वो आपस में दुश्मनी भी निभा रहा है, तो जो गरीब मुल्क का एलीट तबका है वो एलीट इन ममालिक के साथ मिल जाता है और वो इन्हीं एलीट्स के ज़रिए से राह हमवार करता है गरीब ममालिक में आके अटैक करने की भी और इनको एक्सप्लॉइट करने की भी। तो असल में अगर आप इसको देखें तो इनकी एजम्पशन ये है कि टू चेंज द वर्ल्ड, अगर आप चाहते हैं कि ये इनइक्वालिटीज़ ख़त्म हो, ये एट्रॉसिटीज़ ख़त्म हो, तो फिर आपने यू हैव टू चेंज द वर्ल्ड। ये असल में इनकी बात है। मार्क्सिज्म जो है ये एक मटेरियल थ्योरी है, ये स्पिरिचुअल बिल्कुल भी नहीं है। ये स्पिरिचुअलिटी को सेकेंडरी अहमियत देता है और बल्कि स्पिरिचुअलिटी को एज अ टूल लेता है मटेरियल गेंस के लिए। तो कहते हैं कि स्पिरिचुअल आपका एक टूल के तौर पे यूज़ होता है आपको लोगों को, बल्कि वो तो कहते हैं रिलीजन इज़ ओपियम ऑफ द मैनकाइंड। तो मार्क्सिज्म ने तो रिलीजन के ऊपर इतनी ज़्यादा जो है वो तनकीद की हुई है। इस वजह से फिर इसमें जो कल्चर के अंदर आपकी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ आपका कल्चर इसी तरीके से वो कहता है कि डिज़ाइन हो जाता है कि वो एक तबके को मराद फराहम करता है और दूसरे तबके को एक्सप्लॉइट करने में कि जनाब लोग क्या कहेंगे, आप ये काम ऐसे करें, ये तो हमारे यहाँ तो ये काम ऐसा नहीं होता, ये तो ऐसा होता है। तो जब वो वैसा हो जाता है तो अल्टीमेटली वैसा होने से उसमें वो जो एक तबका है वो उसमें से अपना बेनिफिट उठा लेता है। तो कल्चर को भी एज अ टूल, फिर रिलीजन को भी वो कहता है एज अ टूल, वैल्यूज़ को भी एज अ टूल कि ये ठीक, ये गलत, ये क्यों वैसे, इसको ठीक क्यों कहा जाता है, इसको गलत क्यों कहा जाता है। तो वो कहते हैं तमाम के तमाम जो है ये टूल्स हैं अमीरों को के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए और गरीबों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। फिर वो कहते हैं कि ये हमारा कल्चर है और हमारे सोशल सर्कमस्टांसेस हैं जो कि ये चीज़ डिटरमिन करता है कि हम कौन हैं। अगर हमें कोई चीज़ ये बताती है कि आप गरीब हैं और गरीब अमीर नहीं हो सकता, तो असल में आपका कल्चर ये है कि जिसमें गरीब अमीर नहीं हो सकता तो लोगों से वो ज़्यादा तगदो करने की हिम्मत ही छीन लेता है, वो जज्बा ही छीन लेता है। और आपके सोशल सर्कमस्टांसेस ऐसे बना दिए जाते हैं कि आप दो वक्त की रोटी कमाने के चक्कर में होते हैं,
शादी कर लो, बच्चे पालो, अब बच्चों की ये ज़रूरियात पूरी करो, शादी पे इतना खर्चा करो। मतलब मैं आपको जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। जो उनके एजम्पशंस है वो असल में मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर ये एजम्पशंस है। इन एजम्पशंस को आप बड़े बेहतर तरीके से क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा आज ही के लेक्चर में इसको क्रिटिसाइज़ करें, हम दूसरे लेक्चर पे ना जाएं। तो इसको हम इंशाल्लाह क्रिटिसाइज़ भी कर लेंगे। और वो कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स हैं सोसाइटी के, ये एक सीरीज़ ऑफ ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स के बुनियाद पे बिल्ड होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स सोसाइटी के अंदर, सोशल कॉन्फ्लिक्ट या सोशल क्लासेस के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसके बुनियाद पे आपका जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, ये बिल्ड होता है। और कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो पूरी की पूरी सोसाइटी की आइडियोलॉजीज़ को कंट्रोल करते हैं, उनके सोशल कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करते हैं, और वो एक हेजमन का रोल प्ले करते हैं। मतलब प्रोपेगेंडा का टूल्स भी उसमें यूज़ करते हैं, उसमें मुख्तलिफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस को वो कंट्रोल करके एक हेजमन का रोल प्ले करते हैं, ताकि पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो आइडियोलॉजिकली भी उनके कंट्रोल में आ सके, और वो उससे बाहर, उस बॉक्स से बाहर ही सोचा भी ना जा सके जो बॉक्स इस हेजमन क्लास ने क्रिएट की हुई है, उसी के अंदर सारा कुछ उनको नज़र आए और उससे बाहर उनकी सोच ही ना जा सके। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो मार्क्सिज्म जो है वो वर्किंग क्लासेस की जो खस्ता हाली है उसको एड्रेस करने की बात कर रहा होता है। ठीक है, फिर इसमें अगर आप इसकी मेथोडोलॉजी देखें तो बुर्जुआ और वर्सेस प्रोलेटेरिएट है इसके अंदर, क्लास स्ट्रगल इसके अंदर है। तो जो बुर्जुआ है वो एक क्लास से है और प्रोलेटेरिएट दूसरे क्लास से है, तो ये क्लास स्ट्रगल इनकी आइडियोलॉजी या मेथोडोलॉजी में मार्क्सिज्म की आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से मार्क्सिज्म जो है वो अपने आप को वर्किंग क्लास के साथ अलाइन करता है, वो वर्किंग क्लास की बात कर रहा होता है। ठीक है, और फिर ये ह्यूमन इंटरेक्शन जो है, ये एक्टिविटीज़ जो है, उसके जो इंटर रिलेटेडनेस है एक दूसरे के साथ, ये एक्टिविटीज़ कैसे रिलेट करती है, कैसे एक बंदा दूसरे का नौकर हो जाता है, कैसे एक बंदा किसी कंपनी में जाके मुलाजमत इख्तियार करता है, और फिर उसके बुनियाद पे किन किन जंजीरों में उसको झकड़ के उससे अपनी मर्ज़ी का काम लिया जाता है। मार्क्सिस्ट इसके साथ ज़्यादा बात जो है वो बात कर रहा होता है, और फिर वो कन्वेंशनल लिटरेरी थीम्स को देख के उसमें से चीज़ों को थीमेटिक एनालिसिस करके, कंटेंट एनालिसिस मुख्तलिफ लिटरेचर्स का करके क्रिटिकल थीरी की तरफ भी वो आ जाते हैं, और वो देखते हैं कि ये चीज़ अगर ये बात ये लिटरेचर कर रहा है तो ये लिटरेचर क्यों ये बात कर रहा है, इसके पीछे मुज़मिरात क्या है, अज़ाइम क्या है, किसके लिए लोगों को ये बात बताई जा रही है कि ये ऐसा होता है, और कौन इस बात के नतीजे में फ़ायदा उठा रहा है। तो उसमें फिर आपको बहुत सारी चीज़ें क्रिटिकल थीरी की जो आपको मिलती है, वो आपको इस स्कूल ऑफ थॉट के साथ क्रिटिकल थीरीज़ को आप लेके आ जाते हैं, जो कि आपको मार्क्सिज्म भी एक क्रिटिकल थीरी है, तो वो एक चीज़ों को क्रिटिकली वो देखता है। ठीक है, अब मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को अगर आप थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करें तो इसके बुनियाद पे बनी है आपकी मॉडर्न रियासत जो थी, जो एक रियासत बनी थी वो सोवियत यूनियन थी, 1917 में उसका वजूद आया है। दूसरी जो रियासत बनी है इसके बुनियाद पे वो जनाब अली बनी है 1949 में, वो बनी थी चाइना। तो चाइना का मार्क्सिज्म और सोवियत यूनियन का मार्क्सिज्म, ये मार्क्सिज्म की बुनियाद पे ये बनी है ये दो। सोवियत यूनियन अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया, वो टूट का शिकार हो गया, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल आइडियोलॉजी है। जब आप इसमें से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइवेट ऑनरशिप हटा देते हैं, तो आप जब इसको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में से उठाते हैं, उसमें से माइनस करते हैं, तो फिर और सब लोग जितना भी काम करेंगे उनको इक्वल लाइफस्टाइल आप दे देते हैं। ठीक है, एक जैसा बुनियादी चीज़ें आप उनको दे देते हैं, और आपने कंपटीशन का सेंस निकाल दिया। एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ compete कर रहा होता है, तो क्वालिटी ऑफ थिंग्स जो है वो इम्प्रूव कर रही होती है। वर्क जो इंडस्ट्री के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं, उनको बुनियाद बना के, उनके काम को बुनियाद बना के वो इंडस्ट्री जो है
जो ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा इंसेंटिव्स देता है, ज़्यादा बेनिफिट्स देता है, जो कम काम करता है उसको कम बेनिफिट्स देते हैं, तो लोगों में ज़्यादा काम करने का जज्बा, और वो देखते हैं कि फ़लाँ के पास फ़लाँ ही गाड़ी है, फ़लाँ के पास फ़लाना ब्रांड की घड़ी है, फ़लाँ ब्रांड का मोबाइल फ़ोन है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो उस चीज़ को लेने के लिए ज़्यादा मेहनत करता है। तो सोसाइटी ग्रो कर रही होती है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ग्रोथ भी हो रही होती है, लेकिन सोवियत यूनियन के अंदर ये चीज़ नापैद हो गई थी। ठीक है, तो जब सोवियत यूनियन के अंदर ये चीज़ नापैद हो गई थी, सोसाइटी स्टेगनेशन का शिकार हो गई थी। उनको एक ही जैसी न्यूज़ मिलती थी, एक ही जैसे अखबारात होते थे, एक ही जैसा उनका रहन सहन था, एक ही जैसा लिबास था, एक ही जैसी चीज़ें थी उसमें, और हर एक ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार मैं क्यों काम करूं, अगला बंदा काम कर रहा है मुझे मिल जाएगा। तो इंसान तो मुशक्क़त में अपने आप को नहीं डालना चाहेगा कभी भी। अगर उसको ये मेरे पता चले कि मुझे तो सब कुछ मिल रहा है तो मैं क्यों मुशक्क़त करूं। तो उस मुशक्क़त से बचते बचते जो था उसमें वो क्रिएटिविटी जो थी, और अगर कोई बंदा क्रिएट कर भी रहा है तो वो क्यों अपनी जान झोंकों में डाले, वो क्रिएट करके साइंटिफिक इन्वेंशंस करके वो स्टेट को सुपुर्द कर रहा है। स्टेट जवाब में उसको क्या दे रही है, वही दे रही है जो बाकी लोगों को भी दे रही है। तो ये बंदा क्यों अपने आप को नुमाया करे लाइमलाइट में, तो ये आ ही नहीं रहा। स्टेट ही स्टेट है सब कुछ, ठीक है, इसकी अपनी ग्रोथ हो नहीं रही, इसकी अपनी पजीराई हो नहीं रही, जैसे कि कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ के अंदर हो रही होती है। तो उस वजह से सोशलिज्म जो था या सोवियत यूनियन का जो मॉडल था वो खोखला हो गया अंदर से, और उसकी इकॉनमी बैठ गई। जब उसकी इकॉनमी बैठ गई और फिर उसने सोशलिज्म को बंदूक के नोक पे जो था वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, रेवोल्यूशंस को एक्सपोर्ट करता था, सबवर्सिव एक्टिविटीज़ करता था पूरी दुनिया में, जगह जगह उसने की हैं। तो जब वो इकॉनमी उसकी बैठ गई और उसकी इकॉनमी जब टूट फूट का शिकार हो गई थी 80s में, तो चाइना ने अपना जो मॉडल था सोशलिज्म का उसको थोड़ा चेंज किया। वो ओपन मार्केट इकोनॉमी की तरफ आया। शेनज़ेन के अंदर उनका पहला जो था वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना 1979 के आसपास मेरा ख्याल है। ये वही टाइम था जब सोवियत यूनियन ने अटैक कर दिया था अफ़गानिस्तान पे और उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही थी। लेकिन चाइना जो था वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पे तवज्जो दे रहा था और उनको सोशलिज्म का जो मॉडल था उससे कोई खातिर ख्वाह इकोनॉमिक फ्रंट पे बेनिफिट्स नहीं हो रहे थे, तो उसने अपना मॉडल खोला। अब जब चाइना आपको एक बहुत बड़ी क़ुव्वत के तौर पे, इकोनॉमिक क़ुव्वत के तौर पे नज़र आता है, उसकी वजह यह है कि उसने सोशलिज्म के अंदर रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स कर दी थी। अगर वो ये रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स ना करता तो चाइनीज़ इकोनॉमी की भी वो ग्रोथ ना होती जो आज हुई है, शायद उसका भी हाल वही होता जो सोवियत यूनियन का हो चुका था। तो ये इसके अंदर एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। अब इस फ्लॉ को फिक्स कैसे किया जा सकता है? कैपिटलिस्ट सोसाइटी में भी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, सोशलिस्ट सोसाइटी के अंदर फिर वो सेंस ऑफ ऑनरशिप नहीं होती तो लोग काम नहीं करते। अब इसको फिक्स कैसे किया जा सकता है? अगर आप इसका एक मिडिल पॉइंट स्ट्राइक करें तो आपको एक इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम जो है या उसके आसपास मिलता जुलता सिस्टम, जिसमें कि आप प्रॉपर टैक्सेस लगाएं और वो टैक्सेस आप गरीबों पे भी खर्च करें, काम आप लें, प्राइवेट प्रॉपर्टी आप लोगों को रखने दें, ठीक है, जिससे कि उनके अंदर काम करने का जज्बा पैदा हो। कुछ लोग ज़्यादा अच्छे मैनेजर्स होते हैं, कुछ लोग पुअर मैनेजर्स होते हैं। जो पुअर मैनेजर्स हैं वो आराम से सोसाइटी में वर्किंग क्लास ही होंगी, लेकिन स्टेट उनकी बुनियादी हकूक़, हेल्थ, एजुकेशन, इसका ख्याल रखे और शेल्टर वगैरह का ख्याल रखे और उसके अलावा उनको बेनिफिट दे। उनके बाकी जितने भी एक सोशल या वेलफेयर स्टेट की तरफ स्टेट चली जाती है। तो वेस्ट ने फिर सोशलिज्म से बचने के लिए ये तमाम के तमाम जो मॉडर्न आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं कि मज़दूरों के हकूक़ होते हैं, उनके इंडस्ट्रियलिस्ट को उसने बाउंड कर दिया कि आपने इनको पेंशन भी देनी है, आपने इनको ओल्ड एज बेनिफिट्स भी देने हैं, आपने इनको हेल्थ अलाउंस देना है, आपने उनको एजुकेशन का ख्याल रखना है, आप इनको नौकरियों से निकाल नहीं सकते, आपने इनसे हफ्ते में 7 दिन काम नहीं लेना, बल्कि आप हफ्ते में 5 दिन काम लेंगे। और इनके वर्किंग आवर्स डिफ़ाइन कर दिए थे। शुरू में तो 16 घंटे काम होता था। तो जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी इनिशियली आई थी वो तो उस टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ख़िलाफ़ थी या इंडस्ट्रियल सोसाइटी के ख़िलाफ़ थी। लेकिन जब उसकी पजीराई हो गई रूस के अंदर, और रूस उस वक्त इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी भी नहीं, ये एक एग्रेरियन सोसाइटी थी, रेवोल्यूशन वहाँ पे बर्पा हुआ। तो जब रूस में यूरोप ने देखा, वेस्ट ने देखा कि रूस में से तो अब सोशलिज्म आएगा और ये हमें भी स्वीप करके अपने साथ ले जाएगा, बहा के ले जाएगा, उन्होंने फिर ये अमेंडमेंट शुरू कर दी। लॉज, लेबर लॉज
इम्प्लीमेंट करने शुरू कर दिए, ताकि जो मज़दूर जिनके अंदर एक डिसकॉन्टेंटमेंट है, जो एक गैर इत्मीनानी है, उससे वो मज़दूर जो है वो निकल आएँ और वो इत्मीनान बख्श ज़िंदगी गुजारे। और हुकूमत इस बात को इंश्योर करे कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो मज़दूरों को इनके हकूक़ दे, अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा कम कर दे और अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो मज़दूरों की तनख्वाहों पे, उनके पेंशन पे, उनके बच्चों के लिए स्कूलिंग पे, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ देने पे स्पेंड करना शुरू कर दे। तो फिर इस तरीके से वो उस सोशलिज़म की जो एक सैलाब आ रहा था उससे उन्होंने अपने आप को रोका, बचाया, क्योंकि लोग खुश होने शुरू हो गए यहाँ पे आराम आराम से। तो फिर वो सोशलिस्ट सोसाइटी की फ्लॉज उनके सामने लेके आ रहे थे, जहाँ पे कि अगर कोई बंदा फसल उगा रहा है तो पहले जाके वो स्टेट को दे रहा है, और अपने ही फसल का जो मालिक है वो फिर जाके राशन की लाइनों में लग रहा है, क्योंकि अब स्टेट को आपने पहले दे दिया और फिर आप राशन की लाइनों में लगे और फिर आपने वहाँ से राशन ख़रीदना है, बड़ी बड़ी कतारें बनाई। तो वो इस किस्म के फ्लॉज को जो था उन्होंने पिन पॉइंट करके अपने ममालिक में लोगों को बताया कि देख ले सोशलिज़म में ये होता है, लोग इस तरीके से रुल रहे होते हैं फिर, और सोशलिज़म के नाम पे अगर कोई नहीं मानता तो उसको इस तरीके से दबाया जाता है। और ये वो एट्रॉसिटीज़ जो हुई हैं सोवियत यूनियन के अंदर, फिर उन्होंने वेस्ट ने उसको एक्सप्लॉइट किया, उसको बताया फ्रेम करके अपने अवाम के सामने। तो इस तरीके से वो उस सोशलिज़म के उस जाल से बच गए या उस शिकंजे से बच गए जो कि पूरी दुनिया पे और वेस्ट के ऊपर बड़ी तेज़ी से वेस्ट को अपने पंजे गाड़ के काबू में कर सकता था, वो बच गए। तो अगर आप फिर इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को देखते हैं तो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम आपको क्या कहता है? आपने ज़कात देना है, आपने सदका देना है, आपने खैरात देना है, आपने मज़दूर को उसकी मज़दूरी पसीना खुश्क होने से पहले देनी है, ठीक है। आप अपना प्रॉफिट जो है वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के 25% से मेरा ख्याल है ज़्यादा ना आप नहीं कर सकते। ये नहीं है कि 1 रुपये की चीज़ है तो आप उसको 2 रुपये में बेचेंगे, वो आपने प्रॉफिट भी एक रीज़नेबल प्रॉफिट लेना होता है। तो इस तरीके से वो अनड्यू प्रॉफिट तो है ही नहीं। और फिर सदकात और ज़कात और इनकी जितनी भी फजीलतें इस्लाम में बयान की गई है वो एक तरगीब देना होता है कि आप लोगों पे ख़र्च करें। ज़कात तो फ़र्ज़ है, उसके ऊपर भी आपने लोगों पे ख़र्च करना है। तो वो जितने प्रोमिसेस पे की गए हैं, सदकात की फजीलतें बयान की गई है, ज़कात की फजीलत, तो एक साइड से मोटिवेटिंग फैक्टर है, दूसरे साइड से कुछ फ़ज़ाइल, कुछ फ़राइज़ हैं जो कि स्टेट ने इम्प्लीमेंट करने हैं। इस्लामिक सोसाइटी के अंदर गरीबों का ख़याल रखना है, बैतुल माल का कॉन्सेप्ट इस्लामिक सोसाइटी के अंदर मौजूद है। ये तमाम चीज़ें हैं और प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है ताकि लोग मेहनत भी करें, इकोनॉमीज़ जो हैं वो आगे भी बढ़ती रहें। तो सोशलिज़म के अंदर ये इतनी सारी जो फ्लॉज थी ना, उसकी वजह से सोशलिज़म जो था वो कोलैप्स कर गया, वो सस्टेन ना कर पाया। कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ ने उसमें से देख के कुछ अपने अंदर अमेंडमेंट्स किए हैं और वो वाला मॉडल जो क्लासिकल कैपिटलिज्म था 19th सेंचुरी का, उससे अब मॉडर्न कैपिटलिज्म जो है वो काफ़ी हद तक आगे जा चुका है और अपनी सोसाइटीज़ में अपने ममालिक में ख़ास तौर पे वो इन तमाम के तमाम कवानीन को इम्प्लीमेंट कर रहा है। और अब तो यूनाइटेड नेशंस के जो कवानीन हैं वो बाकी ममालिक के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होते हैं। अगर कहीं पे ये बात आ जाती है कि लेबर लॉज की वायलेशन हो रही है तो उस ममालिक का बाइकआउट हो जाता है, उसकी एक्सपोर्ट्स नहीं होती और मुख्तलिफ पाबंदियों में उसको जकड़ दिया जाता है, तो फिर वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था मार्क्सिज्म का, उस पर हल्की सी क्रिटिक थी और फिर कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम वायबल हो सकता है, अल्टरनेटिव कौन सा मॉडल हो सकता है। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा एनालिसिस दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।